क्लास में अपने पतली फिल्म में जो व्यक्तिकरण होता है वो किस प्रकार से होता है इस बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पतली फिल्म में व्यक्तिकरण किस प्रकार से होता है इस बारे में अपनी अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो पतली फिल्म में क्या होता है, देखो ये पतली फिल्म एक तो पतली किसको कहेंगे फिल्म को, जिसकी मोटाई कम से कम माइक्रोमीटर की कोटि की हो, मतलब 10⁻⁻⁶ मीटर की कोटि की हो, तो ऐसी जो लेयर होगी उसको अपने पतली फिल्म बोलेंगे। ठीक है, और प्रकाश के व्यक्तिकरण की बात करें तो पारदर्शी होनी चाहिए। ठीक है, उदाहरण इसके आप देख सकते हो, जैसे साबुन के पानी से बुलबुला अपने बनाते हैं। ठीक है, तो वो एक पतली फिल्म होती है। या फिर यदि पानी के कोई कटोरे के अंदर आप तेल की बूंद डाल देते हो तो वो पूरा जो तेल है वो फैल जाता है पृष्ठ पे। ठीक है, तो जो उसकी मोटाई होती है, उस तेल की परत की मोटाई, वो आपके पास माइक्रोमीटर की कोटि की होती है, तो उस चीज़ को अपने पतली फिल्म बोलेंगे। ठीक है, इनसे व्यक्तिकरण किस प्रकार से होता है तो उसे अपने आज के टॉपिक में देखेंगे। और आपने देखा होगा फिल्म के अंदर आपको 7 कलर दिखाई देते हैं ना, तो वो व्यक्तिकरण के कारण दिखाई देते हैं। ठीक है, जो पतली फिल्म होती है उसमें जो 7 रंग है वो होता क्या है, देखो भी मान लेते हैं अपने पास एक पतली फिल्म है जिसकी मोटाई है स्मॉल टी। ये पतली फिल्म है, लिख देते हैं अपने टॉपिक का नाम इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म, और आप ऐसे भी लिख सकते हो इंटरफेरेंस इन ए थिन फिल्म। ठीक है, पतली फिल्मों में व्यक्तिकरण या पतली फिल्मों के कारण व्यक्तिकरण। ठीक है, ये अपने पास कोई पतली फिल्म है इस तरीके से स्पेस में बिछी हुई है जिसकी मोटाई है अपने पास स्मॉल टी। ठीक है, ये जो दूरी है ये स्मॉल टी है। मान लेते हैं कि एक प्रकाश किरण इसके ऊपर इस प्रकार से आपतित होती है यहाँ पर। ठीक है, तो होता क्या है, प्रकाश जब किसी भी माध्यम पर आपतित होता है, ये पारदर्शी माध्यम होगा भाई। ठीक है, तो वहां पर 3 घटनाएं मुख्यतः होती है। ठीक है, परावर्तन, अपवर्तन और अवशोषण। ठीक है, तो कुल प्रकाश होगा ना आपका, ठीक है, उसका कुछ भाग परावर्तित होगा भाई। ठीक है, रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, कुछ भाग अपवर्तित होगा भाई। ठीक है, रिफ्रैक्ट होगा, रिफ्रैक्ट। ठीक है, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन। ठीक है, कुछ भाग अवशोषित होगा भाई। ठीक है, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, कुछ भाग परावर्तित होगा, कुछ अपवर्तित होगा, कुछ अवशोषित होगा। और ये टोटल जो इंसिडेंट लाइट है उसके ऊपर। ठीक है, कहीं पर भी, ठीक है, कोई भी सरफेस है, चाहे कोई भी माध्यम है, वहां पर ये तीनों घटनाएं होती है। अब डिपेंड करता है कि कौन कौन सा माध्यम है, तो इनका जो परसेंटेज है वो कम ज्यादा होता है। जैसे जो आपका दर्पण होता है, मिरर होता है। ठीक है, तो मिरर के ऊपर जब आप लाइट को इंसिडेंट करवाओगे तो वहां पर रिफ्लेक्शन शो होगा, मतलब जो रिफ्रैक्शन और जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत ही कम होगा। ठीक है, और यदि ये चीज ज्यादा है, अपवर्तन ज्यादा है, ठीक है, तो मतलब कि वो रिफ्लेक्शन बहुत कम शो करेगी, एब्जॉर्प्शन बहुत कम शो करेगी। ठीक है, जहां पर ये दोनों नहीं हो रहे हैं वहां पर ये चीज होगी। ठीक है, तो आप जैसे कोई काली वस्तु है तो उस पर जब प्रकाश डालते हो तो सारा ये शोषित कर लेती है। ठीक है, रेड कलर की वस्तु है तो वो रेड को छोड़ के बाकी सारे का शोषण कर लेती है। ठीक है, और तो इस तरीके की मतलब ये प्रक्रिया हर एक पदार्थ के लिए होती है। ठीक है, और जो अपने पास इन दोनों के का अपने अध्ययन करते हैं ऑप्टिक्स के अंदर। ठीक है, तो इन दोनों का जो अध्ययन करते हैं तो जो टोटल आपके पास ये लाइट है, ठीक है, जो टोटल लाइट है, इंसिडेंट लाइट है, वो और रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों के योग के बराबर होती है। ठीक है, जो आपका आयाम इंसिडेंट जो लाइट होती है उसकी तीव्रता है, जो इंटेंसिटी है, वो प्रोपोर्शन टू होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। ठीक है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है। ये हमने कल देखा था, आई इक्वल टू के ए होता है, ए स्क्वायर होता है। ये आयाम है, जो तरंग आपतित हो रही है उसका आयाम बढ़ाओगे तो इंटेंसिटी बढ़ेगी। दूसरा इसको अपने इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एन एच न्यू, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाओगे तो आपके पास इंटेंसिटी है जो लाइट की वो बढ़ेगी। ठीक है, तो जो आपके पास है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता है, अपवर्तन और परावर्तन होता है, ये कितना हो रहा है इसको दर्शाने के लिए अपने पास कोफिशिएंट होते हैं। परावर्तन के लिए जो कोफिशिएंट होता है उसको आर बोलते हैं, अपवर्तन के लिए होता है उसको टी बोलते हैं, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट और ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। ठीक है, पारगमन कितना होगा प्रकाश का, माध्यम के बीच में से कितना चला जाएगा, उसके अंदर कितना चला जाएगा, ये उससे परावर्तित कितना होगा माध्यम से प्रकाश। ठीक है, जो आपके पास इन दोनों कोफिशिएंट है तो इन दोनों का जो सम होता है, हमेशा मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, इन दोनों का जो सम होता है आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर स्क्वायर करके, वो हमेशा 1 के बराबर रहता है। ठीक है, यदि अपने इसको नेग्लिजिबल माने तो। ठीक है, और इस कंडीशन में अपने इसी का उपयोग करेंगे। ये घटना होगी।
अब देखो यहाँ पर यदि पारदर्शी आपके पास फिल्म है कोई, ठीक है, तो इस फिल्म के ऊपर जब प्रकाश आपतित होगा तो लगभग भाग इसके अंदर चला जाएगा, कुछ एक भाग परावर्तित होगा। मान लो इसके अंदर 2% भाग परावर्तित होता है तो 98% भाग अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपके पास जो रिफ्लेक्शन के μ-1 μ+1, ठीक है, आर की वैल्यू इतनी होती है। यदि टी की निकालनी है तो आप आर को इधर केस में से घटा दो, आपके पास टी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होता है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होता है मतलब इतना गुना प्रकाश है जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, मतलब इतने गुना प्रकाश है जो इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। बाकी जो बचा हुआ प्रकाश है, लाइट है, वो इस डायरेक्शन में जाएगी, इधर, ठीक है। इस तरह से ये नॉर्मल बनाया मैंने, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है, अपवर्तित है, ट्रांसमिटेड रे है, ठीक है। और हर जगह पर ये दोनों घटनाएं होंगी। तो इसी कारण से इस जगह पर यदि आप देखोगे तो कुछ एक भाग तो परावर्तित होगा, रिफ्लेक्ट होगा, कुछ एक भाग रिफ्लेक्ट होगा। होगा कैसे? ये मान लो इंसिडेंट एंगल आई है तो ये भी आई होगा, ठीक है। ये कितना होगा? आर, तो ये भी आर और ये भी आर, तो ये कितना रहेगा आपके पास? इसी एंगल के जितना ही हो जाएगा जो कि आई है, ठीक है। क्योंकि ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में आई है, साइन आई बटा आर μ2/μ1, और ये सघन से विरल में आई है तो साइन आई अपॉन में आर इक्वल टू μ2/μ1, ठीक है। तो μ1 की जगह पर अपने पास यहाँ पर है वायु, जिसका अपवर्तनांक 1 होता है, और यहाँ पर जो फिल्म है, फिल्म का मान लेते हैं μ2 अपवर्तनांक है, तो इस माध्यम का कितना होगा? μ2 है तो ये म्यू मान लेते हैं। यहाँ पर भी वायु होगी, ठीक है, फिल्म के उस ओर भी वायु मान लेते हैं हमने, और इस ओर भी वायु मान लेते हैं। यदि जल होगा तो यहाँ पर चेंज कर देना कुछ, वरना इसी रहेगा। ये क्या आ जाएगा आपके पास? μ1 इक्वल टू वायु इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये जो प्रकाश किरण यहाँ पर टकराएगी, ये भी इसी तरीके से दो भागों में विभक्त होगी। एक तो इसका परावर्तन होगा, दूसरा इसका होगा आपके पास अपवर्तन। अपवर्तन में जो यहाँ से तरंग निकलेगी वो इसके पैरेलल होगी, इसके पैरेलल होगी, ठीक है। क्योंकि ये आर है तो ये भी आर होगा, ये आर है तो यहाँ पर आई होगा, ठीक है। ये बात है ना कि आपके पास यहाँ पर विरल माध्यम है, यहाँ पर सघन माध्यम है, ठीक है। तो ये इसका नॉर्मल है। यदि विरल से सघन पर प्रकाश किरण आपतित होती है तो नॉर्मल है, ठीक है, अभिलंब है, अभिलंब के पास हो जाती है, सघन माध्यम में जाएगी तो नॉर्मल के पास हो जाएगी, ठीक है। ऐसा यदि अपने ऐसे करें कि सघन से विरल में जाएगी तो प्रकाश किरण ये है, ठीक है, तो नॉर्मल से दूर हटेगी, नॉर्मल से दूर हटेगी, इस तरीके से ये डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। अब यदि सेम इसी के ऊपर आपतित करो तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हो, विलंब के नजदीक थी, दूर हट गई, ठीक है। और या फिर इसको चेंज करो तो इससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि विरल माध्यम का कोण बड़ा होगा, सघन माध्यम का नॉर्मल के साथ जो एंगल है वो छोटा होगा, ठीक है। और साइन आई कोण में आर से यदि देखो तो जो दो माध्यम के अंदर है तो समान जो आपतन कोण और अपवर्तन कोण बनाएगी जो प्रकाश किरण है, ठीक है। और इस तरीके से अपने को दूसरा आपने वायु को इधर लेते हैं, μ1 इक्वल टू वायु इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पर भी अपने पास यही घटना होगी, प्रकाश किरण इधर जाएगी और दूसरी जो प्रकाश किरण है वो इसके समांतर इस तरीके से बाहर निकलेगी, ठीक है। तो अब होगा क्या भाई? प्रकाश किरण एक आपतित हुई, ठीक है, उसका कुछ एक भाग अपवर्तित हो गया, सॉरी परावर्तित हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ एक ट्रांसमिटेड हो गया, ठीक है। जो आपके पास अपवर्तित भाग है, रिफ्लेक्ट भाग है, वो यहाँ पर जाकर इस सिरे से टकराएगी। यहाँ पर भी आगे विरल माध्यम है तो ये फिर से हर एक माध्यम पर जब आपतित होगी तो हमेशा ही दो भागों में बटेगी, ठीक है। और कितना भाग इधर जाएगा, कितना इधर जाएगा, ये निर्भर करेगा इस चीज पे, ठीक है। म्यू की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन कितना हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपके पास ट्रांसमिशन होगा, ठीक है। तो कुछ एक भाग इधर चला जाएगा, ठीक है, कुछ एक भाग ऊपर वापस चला जाएगा और यहाँ से ये बाहर फिर से निकलेगी और कुछ एक भाग परावर्तित हो जाएगा और दो वेव आपको ये प्रक्रिया आगे चलती रहेगी, ठीक है। और ये बात ध्यान में रखने वाली है कि सबसे ज्यादा आयाम इसका है, ए नोट इसका है आयाम, ठीक है। उसके बाद इसका आयाम आपके पास होगा ए नोट, और यहाँ पर हुआ क्या है? रिफ्लेक्शन हुआ है, तो आप ए नोट आर लिख सकते हो। ये वाला भाग होगा जो ए नोट टी होगा, आर स्क्वायर लिखेंगे, टी स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। टी स्क्वायर इधर चला गया, आर स्क्वायर इधर चला गया, दोनों को आप जोड़ोगे, इन दोनों को जोड़ोगे तो इसमें रख सकते हो आप इस भाग को, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ए नोट से गुना करोगे तो इसमें इन दोनों का जोड़ बराबर किसके आ जाएगा? ए नोट के बराबर आ जाएगा ना। या फिर इन दोनों को जोड़ो, ए नोट कॉमन लो, आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का मान 1, ठीक है। तो इस तरीके से चलेगा। और ये जितना भाग ये है, ठीक है, इसका रिफ्लेक्शन होगा, तो मतलब इस भाग को आप आर स्क्वायर से दोबारा गुना करोगे तो यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ पर क्या लिख सकते हो? ए नोट टी स्क्वायर आर स्क्वायर, इतना भाग इधर जाएगा, इधर कितना भाग जाएगा? ये इतना आ रहा था, इसका जो आपके पास ट्रांसमिशन होगा ए नोट टी की पावर 4, इस तरीके से आप लिख पाओगे, ठीक है। तो प्रकाश है वो घटता जाएगा। देखो तो आर और टी का मान हमेशा 1 से कम रहेगा क्योंकि दोनों का जो स्क्वायर का सम है वो 1 है, ठीक है। तो इससे कम रहेगा, इसका मतलब कि यहाँ पर जब आप पावर 4 करोगे तो वो घटता ही जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये आयाम है जो सबसे ज्यादा बड़ा है, उसके बाद इसका आयाम और कम है, इसका आयाम उससे भी, सॉरी, ये दोनों का आयाम तो निर्भर करेगा कि कौन से प्रकाश की मात्रा ज्यादा है। आर का मान ज्यादा है तो ये ज्यादा होगा, टी का मान ज्यादा है तो ये ज्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद अपन कह सकते हैं कि इससे ये वाला हमेशा कम होगा, ये सबसे ज्यादा, ये उससे कम, ये उससे कम। दूसरा अपने कह सकते हैं कि ये सबसे ज्यादा,
ये उससे कम, ये उससे कम, और आगे वाली सारी जो इस तरीके से प्रकाश तो अंदर चलता रहेगा इस तरीके से। तो ये सारे के सारे जितने भी आपके पास पारगमित और परावर्तित किरणें निकलेगी, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज निकलेगी, इन सभी का आयाम है जो घटता जाएगा। लास्ट में इनका एम्पलीट्यूड, आयाम मतलब एम्पलीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, एम्पलीट्यूड लास्ट में जाकर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपके पास ये वाली तरंगें हैं, जब ये वाली जो रेज है, ये दोनों रेज एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होंगी, तो इनके इंटरफेरेंस है, इन दोनों के इंटरफेरेंस है, सेम सोर्स से डिवाइडेड लाइन है तो इनकी फ्रीक्वेंसी भी बराबर है, इनके इंटरफेरेंस से आपको एक पैटर्न मिलेगा। दूसरा वही पैटर्न अपने को इनके इंटरफेरेंस से भी मिलेगा, एक थिन लेयर है जिसके ऊपर अपने लाइट को इंसिडेंट करवा रहे हैं, तो यहाँ से देखेंगे तो कुछ पैटर्न दिखेगा, नीचे से देखेंगे तो भी कुछ पैटर्न दिखेगा, तो अपने को दो अलग अलग पैटर्न दिखेंगे, दोनों ही इंटरफेरेंस पैटर्न होंगे, बिकॉज एक ही लाइट रे के जो डिवाइड होने से अपने को पैटर्न मिल रहे हैं, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे पर सुपर इम्पोज होगी, तब अपने पास जो व्यतिकरण प्रतिरूप है वो मिलेगा, ठीक है। और इसी के कारण से अपने को जो रंग है वो दिखाई देते हैं। वो कैसे दिखाई देते हैं अपने आगे देखेंगे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा अपने इसको साफ कर लेते हैं, ये अपने को डेरिवेशन के अंदर काम में नहीं आएगा, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए थे ये। अब अपने बात करते हैं, अपने पहले बात करते हैं परावर्तित तरंगों के लिए। जो रिफ्लेक्टेड वेव है उनके लिए इंटरफेरेंस पैटर्न कैसा होगा, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रेज के लिए मतलब ये वाली है रिफ्लेक्टेड, ठीक है, जो इस दिशा में गई, पहले के अकॉर्डिंग बताएंगे अपने, ये पारगमित हुई है तो इधर वाली पारगमित, और पहली जो वेव उधर गई है तो ये सारी की सारी रिफ्लेक्टेड बनेगी, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रेज के जो वेव्स के लिए अपने पास इंटरफेरेंस पैटर्न कब बनेगा भाई, जब आप एक बात थोड़ा सा ध्यान ना, जब अपने व्यतिकरण वगैरह की बात करते हैं, इंटरफेरेंस की डिफ्रैक्शन की वगैरह की इनकी बात करते हैं, ठीक है, तब अपने वेव का नाम काम में लेते हैं, ठीक है, और लेंस वगैरह के लिए काम में लेते हैं, तो मैं समय जो रेज है वो कहते हैं, रेज बोलते हैं, किरणें बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को पता है कि तरंगे होगी तभी आपके पास जो पैटर्न बनेगा वो इंटरफेरेंस होगा, रेज से पैटर्न नहीं बना सकते, ठीक है। वैसे ये बात अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए है कि हाँ तरंगे हैं तभी तो आपके पास विवर्तन या व्यतिकरण प्रतिरूप बन रहा है, ठीक है। किरण के रूप में जब आपने बात करते हैं तो अपने प्रकाश को मोटे रूप में देख रहे होते हैं, ठीक है, प्रकाश को बड़े रूप में देख रहे होते हैं। यहाँ पर देखोगे वही बात, यदि अपने को व्यतिकरण प्रतिरूप देखना है तो अपने को सबसे पहले पाथ डिफरेंस पता होना चाहिए, जहां जिस जगह पर आकर दो रेज मिल रही है, एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज हो रही है, वो रेज जहां से चली थी तो दोनों अलग अलग कितनी दूरियां तय करके आई हैं, ठीक है। उनमें से एक रेज ज्यादा दूरी तय करेगी, कम दूरी तय करेगी, ठीक है। तो उन दोनों के अंदर जितना डिफरेंस है उनके द्वारा स्टार्टिंग पॉइंट से जितना डिस्टेंस का ट्रेवल का अंतर है, ठीक है, वो डिफरेंस होगा, वो यदि n लैम्डा के इक्वल है तो वहां पर अपने को समकोशी व्यतिकरण मिलता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है, ठीक है। और वरना अपने को विनाशी व्यतिकरण मिलता है, यदि 2n+1 λ/2 हो तो विनाशी व्यतिकरण मिलता है, मतलब वहां पर अपने को डार्क फ्रिंज है वो मिलेगी, वरना लाइट फ्रिंज मिलेगी। तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो अपने पाथ डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, देखो पहले तो इनको नाम दे देते हैं, ये है C1, ये है C2, ठीक है, और ये आगे लगा दो, ये जहाँ पर लिखाएगा ये C3, ये P1, ये P2, इस तरीके से आगे अपने नाम इनको देते जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से आप एक काम कर सकते हो, यहाँ से आप परपेंडिकुलर खींच दो, ये 90 डिग्री के एंगल पर हमने खींच दिया, इसको मैं M नाम दे देता हूँ, M नाम दे देता हूँ। और इसको अपने बोल देते हैं, ये जो है N बोल देते हैं इसको, ठीक है। यहाँ से अपने परपेंडिकुलर डाल दिया। अब देखो पाथ डिफरेंस कितना होगा, ये वेव यहाँ से चली, एक वेव थी यहाँ से डिवाइड हुई, तो यहाँ से कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। एक वेव तो चली गई सीधा, कितना चली ये वाली वेव C1 M, और उसके बाद जितना भी चली, ठीक है, C1 M, उसके बाद में मान लो N1 तक गई, ये N2 तक गई, ठीक है, मान लेते हैं उसके बाद ये बराबर चल रही है, ठीक है। और यहाँ से दूसरा टुकड़ा था जो इधर सीधा सीधा गया, कितना चला C1 से P1 तक गया, P1 से C2 तक गया, उसके बाद में N2 तक गया, ठीक है। तो ये दोनों यदि बराबर हो, यहाँ से इन्होंने शुरुआत की थी, यहाँ से डिवाइड हुए थे, तो एक वेव तो इतना चलेगी, दूसरी वेव इतना चलेगी, तो पाथ डिफरेंस कितना आएगा ये देखोगे, जो आपके पास पाथ डिफरेंस है C1 P1 प्लस P1 C2 प्लस C2 जहां से विभक्त हुई है दोनों प्रकाश किरणें, डिवाइड हुई है, वहां से अपने बात करें, ठीक है। वहां से ये वाली वेव कितना चलेगी C1 P1 P1 C2 C2 N2 माइनस ये आई वेव यहाँ से सिर्फ इतना चलेगी ना, C1 M प्लस M N1, ठीक है, M N1, ठीक है। तो यदि देखोगे तो M N1 C2 N2 ये दोनों बराबर हैं, M N1 C2 N2 बराबर हैं, ठीक है, क्योंकि अपने यहाँ पर इसका जो तरंगाग्र है वो बना दिया है, वेव फ्रंट बना दिया है। फ्रंट ये प्लेन जो फ्रंट होता है वो फ्रंट अपने गोलाकार होता है, जो बेलनाकार होता है, और तीसरा प्लेन होता है। तो यहाँ पर अपने
एज्यूम कर रहे हैं कि जो वेव है वो इस तरीके से आके टकरा के इस तरीके से जा रही है, ठीक है। तो यहाँ से आके टकरा के जा रही है, तो ये इसका वेव फ्रंट है, ठीक है। यहाँ पर ये भी 90 का होता है, ये भी 90 का एंगल होता है, ठीक है। यहाँ से कितनी भी दूरी तय करे, ये भी 90 का, ये भी 90 का, और ये जो दूरी होती है ये हमेशा दोनों जो किनारे हैं वो बराबर तय करते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो चीज है ये यहाँ पर दोनों बराबर तय कर रहे हैं, इधर दूरी ये भी 90 का होता है इसके साथ, ये भी इसके साथ 90 का, ठीक है। ये चला वेव फ्रंट, और अब ये दूरियां बराबर है तो इसको छोड़ दो, ये कट जाएंगे आपके पास, ठीक है। जो पाथ डिफरेंस है वो क्या आएगा, C1 P1 C2 माइनस C1, ये पाथ डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। अब अपने को इस पाथ डिफरेंस की वैल्यू फाइंड करनी है, पाथ डिफरेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले अपने C1m फाइंड करते हैं, C1m कितना होगा। उसके लिए अपने को एक काम करना होगा कि एक ट्राइंगल एज्यूम करो, ट्राइंगल C1m C2, C1m C2 ये राइट एंगल है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इसके अंदर यदि आप देखोगे तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 90 माइनस आई, ठीक है। ये एंगल कितना होगा 90 माइनस आई, क्योंकि ये नॉर्मल है, नॉर्मल से ये जो वेव जा रही है इस दिशा में ये आई की है, नॉर्मल 90 का होता है, आई घटा दोगे तो 90 माइनस आई, और ये 90 है, टोटल सम होता है आपके पास 180 का, तो ये हो जाएगा आपके पास आई एंगल, जो में एंगल एम C1 C2 इक्वल टू 90 माइनस आई, सो एंगल एम C2 C1 इक्वल टू आई, ये आई एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो इस ट्राइंगल से यदि आप साइन आई निकालते हो, साइन आई क्या होता है, वही पुराना मेथड लागू होते लंब बटे कर्ण होता है साइन, ठीक है। 90 के सामने वाला लंब होता है, कौन सा होता है लंब, 90 के सामने वाला, तो लंब बटे कर्ण निकालना है, 90 के सामने वाला कर्ण होता है, ये हो जाएगा आपके पास C1 C2 अपॉन में कर्ण, सॉरी लंब बटे कर्ण लिखना था, 90 के सामने वाला कर्ण होता है C1 C2, 90 के सामने वाला कर्ण, और लंब कौन सा होगा, जो एंगल आई है अपने पास, जो एंगल थीटा का होता है उसके सामने वाला m C1, तो यहाँ से C1m लिखो या m C1 लिख दो, C1m लिख देते हैं, C1m, इसकी वैल्यू आ जाएगी C1m की C1 C2 sin i, C1 C2 को आप लिख सकते हो C1 C2 को C1n प्लस n C2 sin i लिख सकते हो, ठीक है। इक्वेशन 1 दे देंगे पाथ डिफरेंस को, ये इक्वेशन 2 आ जाएगी C1m की वैल्यू, ठीक है। अब अपने C1 वो बाद में कर लेंगे, एक चीज और है यहाँ पर कि जो आपके पास ये जो वेव है C1m कहाँ पे चल रही है, C1m ये वायु में चल रही है, ठीक है। और जो C1 P1 और P1 C2, C1 P1 P1 C2 ये कहाँ पे चल रही है, ये म्यू माध्यम में चल रही है भाई, ठीक है। और अपने को पता है माध्यम में जो तरंग है वो धीरे चलती है म्यू माध्यम में, ठीक है, वायु की अपेक्षा या निर्वात की अपेक्षा, और जब धीरे चलेगी तो उसकी जो लंबाई है वो बढ़ जाएगी, यही बात है ना। यदि एक 20 की स्पीड से चल रहा है, एक 100 की स्पीड से चल रहा है, तो जो 20 की स्पीड में से चल रहा है उसके लिए समान समय में जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी, है ना, ये सब अपने कह सकते हैं। दूसरा, किसी माध्यम में प्रकाश की वेग है वो कम होता है, ठीक है, और इसी कारण से आप इसके डिस्टेंस वो v इक्वल टू c/t वाला, सॉरी d/t वाला फॉर्मूला यदि लगाओगे तो वेलोसिटी इसकी म्यू गुना कम हो जाती है, इसको इधर लेके आओगे तो जो एलएस है, सॉरी जो डिस्टेंस है वो म्यू गुना बढ़ जाएगी, म्यू को इधर लेके आओगे तो, ठीक है। कहने का सीधा सा मतलब है कि जो लैम्डा है ना, लैम्डा वो चेंज होगा, कितना होगा वो अपने यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो इस इक्वेशन को आप लिख सकते हो पाथ डिफरेंस को, ये म्यू में चल रहा है, ये 1 में चल रहा है, तो म्यू C1 - 1 C1, ठीक है। एक क्यों लगाया है, वायु का अपवर्तनांक, ठीक है। यहाँ पर म्यू 2 आना था, यहाँ पर म्यू 1 आना था, ये म्यू 2 माध्यम में चल रही है, ये इतना जो भाग है ये म्यू 1 माध्यम में चल रहा है, ठीक है। तो इस कारण से जो पाथ डिफरेंस है वो चेंज आएगा। यदि आप पहले जितने भी डेरिवेशन अपने करते आ रहे हैं, 12th में किए थे, किसी भी क्लास में किए थे, वहां पर आप देखना भी एक बात कि जब अपने व्यतिकरण विवर्तन पढ़ रहे होते हैं तो एक ही माध्यम में चल रहे होते हैं, दूसरे माध्यम की बात नहीं करते। इस डेरिवेशन में अलग बात है, यहाँ पर माध्यम अलग है, दूसरा ये अलग माध्यम, ये अलग माध्यम है। कुछ एक प्रकाश तो सीधे चला गया, कुछ एक प्रकाश टकरा के दूसरे माध्यम में जाकर फिर आ रहा है, दूसरे माध्यम में उसकी वेलोसिटी कम है तो उसकी फ्रिक्वेंसी तो वही रहेगी, परंतु वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, जिसके कारण उसकी स्पीड भी चेंज हो जाती है। तो वेवलेंथ में कुछ अंतर आएगा, कितना आएगा वो उसके पाथ को चेंज, पाथ की लंबाई को डिसाइड करेगा ना। अपने कहते हैं इसका वेवलेंथ कितना है, कम हो गया ये वेवलेंथ तो उसके लैम्डा है जो बढ़ जाएगी, कितना बढ़ जाएगा, ठीक है। इस पे आते हैं वापस अपन। अब C1n और n C2 फाइंड करना है, C1n n C2 फाइंड करना है, ठीक है। तो आप त्रिभुज ले लो, एक त्रिभुज C1n और P1, ठीक है, राइट एंगल है ये, ठीक है। तो यहाँ पर आप निकाल सकते हो 10 C1n निकालना है, C1n निकालना है, एंगल आपके पास R ये वाला पता है, तो ये सामने वाला लंब हो जाएगा, और 10 होता है लंब बटे आधार, ठीक है।
तो आधार आपके पास ये वाला है। क्या ये आपको पता है P1 है? हाँ हमें पता है, ये है फिल्म की मोटाई, ठीक है, ये फिल्म की मोटाई है, तो अपने लिख सकते हैं। तो 10 R इक्वल टू लंब बटे आधार। लंब है आपके पास R के सामने वाला C1n, आधार आपके पास P1n। वैसे ऐसे मत करना लंब जो लंबा ज्यादा है वो नहीं भाई, लंब जो आपके पास आर एंगल गिवन एंगल जो या फिर जो फाइंड कर रहे हो आप tan r tan थीटा sin i sin r जो भी फाइंड करते हो, वो जो एंगल लगता है थीटा, उसके सामने कौन सी भुजा है वो आपके पास हमेशा लंब होती है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो ये आ गया आपके पास C1 की वैल्यू C1n1, P1n कितना है बराबर है t के, P1n किसके बराबर है t के, तो C1n आ जाएगा t 10r। और इसी तरीके से जो आपके पास दूसरा त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज कौन सा है भाई, NC2P1, कौन सा त्रिभुज है NC2P1, ठीक है, इस त्रिभुज में, ठीक है, 10r बराबर किसके होएगा NC2 बटे t, NC2 किसके बराबर आ जाएगा t 10r के, T10R के बराबर आ जाएगा। और ये अपने पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 में, दोनों के दोनों वैल्यूज हैं जो इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, तो अपने पास C1m का मान आ जाएगा, कितना आएगा C1m इक्वल टू C1m बराबर है C1n NC2 sin i के, और इन दोनों की वैल्यू है T10R बराबर, उसको लिख सकते हैं 2T10R sin i, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है। साइन आई तो था 2T10R, ये T10 यहाँ ये 2T10R हो गया। और उसके बाद अपन इसके अंदर दो चीजें हो रहेगी C1P1 P1C2, ठीक है, तो ये फाइंड कर लेते हैं C1P1 ये लेंथ फाइंड करनी है, ये अपने को पता है, R एंगल पता है, तो ये हो जाएगा आपके पास आधार और ये हो जाएगा कर्ण, और आधार और कर्ण ये है रिलेशन कोस थीटा का, ठीक है। तो कोस R आधार कितना होगा भाई, दो त्रिभुज ले लेते हैं एक साथ ही कर लेते हैं, जल्दी से हो जाएगा। ट्राइंगल C1P1n व ट्राइंगल C2nP1 से, ठीक है, कोस R बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण C1P1, आधार है T, कर्ण है C1P1, आधार है T, कर्ण है C2P1, ठीक है, और ये चाहिए तो T इधर आ जाएगा C1P1 T ओवर कोस R, C2P1 T ओवर कोस R, ठीक है। ये दोनों अपने इसके अंदर पुट कर देते हैं, और एक तो इक्वेशन थी 3, इसको 4 से देना दोनों को इसके अंदर पुट कर दोगे, ठीक है, इक्वेशन 1 में, ठीक है। इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे, क्या आएगा आपके पास, पाथ डिफरेंस म्यू इनटू दोनों सेम है 2t कोस r माइनस 1 इंटू C1m 2t10r sin r, ये पाथ डिफरेंस आ जाएगा, सॉल्व करोगे इसको 10r sin r ओवर कोस r, ठीक है, कोस r दोनों में से कॉमन आ जाएगा, क्या आएगा 2 म्यू t माइनस 2t sin i sin r और cos r, ठीक है। टू टी कॉमन ले लो और म्यू का मान रख सकते हैं अपने, म्यू 1 है और साइन आई अपॉन में आर है, और म्यू 2 है जो आपके पास म्यू है, ठीक है, कहीं पे लगा दो स्नेल पॉइंट को, यहाँ पर लगाओगे तो साइन आई ओवर साइन आर, म्यू 2 ओवर म्यू 1, ठीक है, तो ये आ जाएगा लो 2t कॉमन ले लो 2t साइन आई और साइन आर इधर गुणा में चला जाएगा, माइनस साइन आई साइन स्क्वायर आर और साइन आर कोस आर,
इसको सॉल्व करेंगे, गड़बड़ हो गई तो काफ़ी ज़्यादा हो गई गड़बड़ है ना। साइन आई अपॉन में आर कोस आर साइन, सही है, कुछ नहीं होगा। साइन आई कॉमन ले लो, कोस स्क्वायर आर, 1 माइनस साइन स्क्वायर आर कोस स्क्वायर आर, साइन आई कोस स्क्वायर आर साइन आर कोस से कोस कैंसिल, ठीक है, और 2t 1 माइनस कोस स्क्वायर आर हो गया, ठीक है, कोस से कोस कैंसिल, और कोस आर बटे साइन आर, म्यू हो जाएगा ये 2t म्यू कोस आर, ठीक है, ये हो जाएगा पाथ डिफरेंस, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं इसको म्यू करके भी ना, साइन आई अपॉन में साइन आर और फिर कोस आर, ठीक है, तो जो भी है जैसा भी है ये आ जाएगा आपके पास पाथ डिफरेंस, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि कब आपके पास है डार्क फ्रिंज बनेगी, कब आपके पास लाइट फ्रिंज बनेगी, मतलब संकोची और विनाशी व्यतिक है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होंगे। ये अपने पास पाथ डिफरेंस आ गया, ठीक है, और पाथ डिफरेंस डेल्टा से लिखते हैं इसको 2t म्यू कोस आर, और फॉर संकोची व्यतिकरण, फॉर विनाशी व्यतिकरण। एक बात और है भाई, इसके बाद एक होता है स्टोक्स लॉ, ठीक है, स्टोक का नियम, स्टोक्स लॉ, स्टोक का नियम क्या कहते हैं, जब आपके पास कोई प्रकाश किरण है सघन माध्यम पर परावर्तित होती है, सघन माध्यम पर परावर्तित होती है, यहाँ पर विरल माध्यम, विरल माध्यम से चली मतलब रेयर मीडियम से चली लाइट, ठीक है, यहाँ पर टकराई, टकरा के वापस ऊपर चली गई, मतलब वापस रेयर मीडियम में चली गई, इधर था डेंस मीडियम, ठीक है, तो डेंसर के अंदर यदि न जाए, टकरा कर वापस विरल माध्यम में रेयर मीडियम में चली जाए, तो इसमें और इसमें पाथ डिफरेंस है वो λ/2 आ जाता है, कितना आ जाता है λ/2, या फिर जो फेज डिफरेंस है वो पाई आ जाता है, पाई तो कलांतर आएगा, पथांतर कितना आएगा λ/2 आ जाएगा। आगे बात सुनिए क्या कहना चाह रहा हूं मैं, यदि विरल माध्यम से में चलती हुई कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम पर टकराकर वापस परावर्तित हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, तो इस रिफ्लेक्शन के कारण जो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रेज है इन दोनों में जो पाथ डिफरेंस है वो λ/2 कहा जाता है, और जो कलांतर है, ठीक है, फेज डिफरेंस है वो आपके पास पाई कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं और किसी के में आता है क्या, नहीं, यदि आपके पास सघन माध्यम से जाती हुई टकरा के वापस सघन माध्यम में चली जाए, ठीक है, विरल माध्यम से, तो इसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं आता, ठीक है। ये जो वैसे तो ये घटना होती है, ये यहाँ पर परावर्तन हो रहा है भी, परावर्तन, ठीक है, और यहाँ पर भी परावर्तन हो रहा है, ठीक है, न कि TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी नहीं हो रहा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी नहीं हो रहा, यहाँ पर परावर्तन की बात कर रहे हैं, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है, जब आपके पास ये जो एंगल हो ये बहुत बड़ा हो, इतना बड़ा कि जो इसका क्रांति कोण है, क्रिटिकल एंगल से आपके पास जो आर का मान है वो ज्यादा हो जाए, तो रिफ्लेक्शन न होके रिफ्लेक्शन होता है, ये आपके पास पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जबकि यहाँ पर अपने सीधे परावर्तन की बात कर रहे हैं, और फेज डिफरेंस सिर्फ एक कंडीशन में बात कर रहे हैं, जो आपके पास परावर्तन की कंडीशन होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो कंडीशन होती है उसके अंदर भी कोई फेज डिफरेंस नहीं आता है, आए तो फिर अपने को पता कैसे चलेगा लास्ट में कितनी बार आपके पास जो वेव है वो चल के और कितना टोटल पाथ डिफरेंस है, ठीक है। ये अपने यहाँ पर पहले जो परावर्तन हुआ इसमें λ/2 का जो पाथ डिफरेंस आ जाता है, ये स्टोक का नियम है भी, तो इसके कारण जो आपके पास ये होता है इसमें λ/2 आपको माइनस करना होगा या ऐड कर दो, एक ही बात है, ठीक है, तो इतना पाथ डिफरेंस आ जाएगा स्टोक्स लॉ से, ठीक है, बाकी किसी में नहीं आता है, यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा, ये टकरा कर वापस जाएगा, तब आएगा आपके पास पाथ डिफरेंस, ठीक है। ये वही बात है, यदि आपके पास कोई चीज है आके टकराई, ठीक है, और उसके बाद ऐसे चली, ठीक है, तो आ रही थी तो ये वाला भाग आ गया था, टकराने के बाद इधर चली गई तो ये वाला भाग आ गया, सीधी सी बात, केवल विरल से सघन में, ठीक है, और जो सघन से जाएगी तो वो इस तरीके से TIR इस तरीके से होता है, ठीक है, इसको मुड़ना था, ऐसे जाना था बाहर ऐसे, ठीक है, परंतु एक एंगल बढ़ाओगे तो ये ऐसे चलने लगेगी, फिर ये ऐसे जाएगी, ठीक है, जो परावर्तन होता है वो ऐसे,
करा के फिर ऐसे, ठीक है, समझाने के पर्पज से है जस्ट ये, ठीक है, सीरियसली मत ले लेना, कहीं थ्योरी में लिखे हो पहले से आकर टकराएगा और चला जाएगा, ठीक है। संकोची व्यतिकरण की बात करते हैं। यहाँ पर अपने पास जो पाथ डिफरेंस है वो होना चाहिए n लैम्डा, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी 2t म्यू cos r माइनस लैम्डा बाई 2 इक्वल टू n लैम्डा, ठीक है। और ये इधर आकर आपके पास बन जाएगी इक्वेशन 2 भी इधर ले जाना चाहिए, मतलब लिख दो बेचारे म्यू cos r n माइनस हाफ लैम्डा, ठीक है, ये बनेगी। और विनाशी व्यतिकरण के लिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, ये कंस्ट्रक्टिव करनी। डिस्ट्रक्टिव के लिए आपके पास 2t म्यू r सॉरी म्यू cos r बराबर होता है माइनस लैम्डा बराबर होता है 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 के, लैम्डा बाई 2 है भैया, माइनस कर दो, ठीक है, माइनस 1 कर दो, माइनस 1 करोगे तो n का मान है जो 0 1 0 नहीं होगा 1 2 3 ऐसे चलेगा, ठीक है। 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 लैम्डा बाई 2, ओके, तो चलिए, और ये लैम्डा बाई 2 इधर आएगा तो ये हो जाएगा आपके पास 2n लैम्डा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, 2t म्यू cos r, ठीक है, n लैम्डा इक्वल्स टू 2t म्यू cos r, ये आएगा। देखोगे तो इस फॉर्मूले में n माइनस 1/2 लैम्डा आ रहा है और इस फॉर्मूले में आपके पास सीधा ही n लैम्डा आ रहा है, ठीक है। और यदि आप देखते हो तो इस कंडीशन में अपने पास व्यक्तिगत जो प्रतिरूप होता है, यंग का लेवल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, यंग के एक्सपेरिमेंट के अंदर यहाँ पर जीरो मिलती है, मिलती ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर अपने पास बिल्कुल डार्क फ्रिंज नहीं मिलेगी, क्योंकि जो दोनों का आयाम है इसका और इसका बराबर नहीं होता, ठीक है। एम्पलीट्यूड यदि बराबर नहीं है, फ्रिक्वेंसी बराबर होती है, इसलिए व्यक्तिगत प्रतिरूप बन रहा है, ठीक है, और एम्पलीट्यूड है वो बराबर नहीं होता। अब मिलने वाली जो रेज है, यदि दूसरी वाली, अभी स्टोरेज फुल होने के कारण वीडियो रुक गया था, ठीक है। तो अपन बात करते हैं, कर रहे थे, ये आगे वाला टॉपिक मैंने पूरा करवा दिया है, ठीक है। तो अपन बात कर रहे थे जो पथांतर होता है वो कितना आया था अपने पास, 2 म्यू टी कोस आर, ठीक है। और जो प्रकाश किरण यदि विरल माध्यम से सघन पर आपतित होती है तो अपने पास पथांतर आता है लैम्डा बाई 2 का, ठीक है, जिसके कारण जो एक तो संपोषी व्यतिकरण होगा, दूसरा होगा विनाशी व्यतिकरण, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर जो लैम्डा बाई 2 पथांतर आ गया एक्स्ट्रा, ये अपने इसमें से घटा देंगे, ठीक है। स्टोक्स के नियम के कारण ये पथांतर है जो एक्स्ट्रा आता है केवल विरल से सघन माध्यम पर जब प्रकाश किरण आपतित होती है तभी आता है, ठीक है। जब आप इसको इसके लिए पुट करोगे तो डेल्टा होता है वो n लैम्डा के इक्वल हो तो आपके पास संपोषी व्यतिकरण होता है, ठीक है। लाइट फ्रिंज तभी बनती है जब पाथ डिफरेंस है अपने पास n लैम्डा हो, तो इसको 2 म्यू टी कोस आर माइनस लैम्डा बाई 2 रखते हैं और ये आ जाएगा 2 म्यू टी कोस आर, ये इधर जाएगा तो n माइनस हाफ लैम्डा, ये फॉर्मूला अपने पास रहेगा संपोषी व्यतिकरण के लिए। और विनाशी के लिए डेल्टा है जो 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 रहता है, n इक्वल टू 1 2 3 4 ये है भाई, ठीक है। इतना होता है अपने पास पथांतर, ये देखने को विनाशी व्यतिकरण डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखना है तो ये 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 इक्वल टू 2 म्यू टी कोस आर माइनस लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 से लैम्डा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा अपने पास 2n लैम्डा बाई 2 2 म्यू टी कोस आर, तो बचेगा क्या n लैम्डा इक्वल टू 2 म्यू टी कोस आर। ये पाथ डिफरेंस रहेगा भाई अपने पास, ठीक है। जो विनाशी व्यतिकरण के लिए ये कंडीशन काम में आएगी और संपोषी के लिए ये काम में आएगी। विनाशी व्यतिकरण की जो अपने पास वेव होती है वो पूर्णतः विनाशी व्यतिकरण नहीं बनाती है, ठीक है। कुछ एक ये अदीप्त नहीं होती है, मतलब कि पूरी डार्क नहीं होती है, ठीक है, डार्क फ्रिंज नहीं होगी, लाइट होगी, और ये लाइट होती है, ठीक है। और इंटेंसिटी जो इंसिडेंट है उससे ज़्यादा रहती है क्योंकि दो वेव अपने एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो जाएंगी। और इसकी जो इंटेंसिटी है वो ये पूरी डार्क नहीं होती, कुछ एक मतलब दिखाई देती है, थोड़ा रंग होता है, वो वहाँ पर प्रकाश होता है। कारण क्या है भाई, जो आपके पास ये दोनों वेव होंगी जब एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होंगी तो इसका और इसका आयाम बराबर नहीं है भाई, ठीक है। आयाम बराबर नहीं है तो पूरी तरीके से वेव है जो खत्म नहीं होगी भाई दोनों। ये मान लो ये तो पहली वेव हो गई, ये वाली दूसरी, ये इतने चल के ये कुछ भाग इधर चला गया तो आयाम कम हो जाएगा ना अपने आप, ठीक है। तो इसका आयाम होगा आपके पास ये वाला, ठीक है। तो इन दोनों के से कुछ रिजल्टेंट वेव अपने को इस तरीके से मिलेगी, ठीक है। ये बड़ा है, ये छोटा है आयाम, तो अपने पास ये होगा आयाम का फॉर्मूला आई इक्वल टू आपके पास इंटेंसिटी होती है ना, वो आयाम की स्क्वायर के समानुपाती होती है, या फिर आप इसको लिख सकते हो NH न्यू, ठीक है।
तो ये इंटेंसिटी कम हो रही है, फ्रिक्वेंसी इसकी वो सेम है, इसी से टूट के दो भागों में बनती है ये वेव। तो इसलिए अपने को पूरी यहाँ पे यदि ये बराबर होता है बिल्कुल नीचे वाला ऊपर वाले के, ठीक है, तो पूरा डार्क फ्रेंस दिखती। अब थोड़ी सी चमकीली दिख रही है अपने को, ठीक है। अब अपने पारगमित तरंगों के लिए ये बात करें, मान लो इन दोनों के लिए कि किस प्रकार से अपने पास जो पाथ डिफरेंस आएगा वो, ठीक है। वेव यहाँ से चली थी, फिर यहाँ पर आई, यहाँ से दो भागों में विभक्त हो गई, तो अपने यहाँ से कैलकुलेट करना शुरू करेंगे, ठीक है, पाथ डिफरेंस को। इस जगह से P1 से यहाँ पर टकराकर और फिर बाहर निकल गई, और P1 से यहाँ ये दूसरी वाली सीधा बाहर निकल गई। तो ये डिस्टेंस P1 C2 C2 P2 P2 M2, P1 C2 C2 P2 P2 M2 माइनस P1 Q Q M1, P1 Q Q M1, इतना आपके पास जो है ये पाथ डिफरेंस आएगा भाई, इसमें से ये घटा दो, ठीक है। इसके बाद जो आपके पास P2 M2 Q M1 था, P2 M2 Q M1 था, ये दोनों बराबर हैं भाई, ठीक है, ये दोनों बराबर है तो आप इसको सॉरी ये और ये, ठीक है, तो काट सकते हो, बाद में आपके पास ये बचेगा। अब देखो जो आपके पास P1 C2 C2 P2 है, ये सॉरी ये वाली और ये वाली, ये दोनों जो तरंगे हैं ये दोनों इस म्यू माध्यम में चल रही है, जबकि ये बाहर वाली सारी जो तरंगे हैं ये चल रही है वायु के अंदर। वायु का पूर्णांक 1, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको म्यू से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इतना इसके जो पाथ है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा पाथ, ठीक है। उसके बाद अपने देखते हैं त्रिभुज PQR2 में, तो इन तीनों का मान निकाल लो, इसके अंदर रख दो, आपके पास पाथ डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो त्रिभुज P1Q P2 ट्राइंगल में देखो इसमें P1Q P2 में तो करेंगे क्या, हमने एक इस वाले त्रिभुज के अंदर लंबवत रेखा खींच देते हैं। और को भाई फिर कौन आ गया अब, कहाँ पे थे भाई अपने, हाँ ये जो त्रिभुज है यहाँ पर अपने एक लंब खींच देते हैं बीच में, ठीक है। जो नॉर्मल था ना ये वाला, इसको अपने आगे बढ़ा देंगे यहाँ तक, ठीक है। और जो ये दोनों रेट डाल देते हैं ऐसे, ठीक है, यहाँ पर अपने एक नॉर्मल डाल दिया ताकि अपने को पता लग सके कि ये जो वेव फ्रंट है इसके बाद ये सेम है, ठीक है। यहाँ से डिवाइड हुई थी तो ये अपने इधर नॉर्मल डाल दिया है, ठीक है। इसको Q नाम दे दिया, ठीक है, इसको R नाम दे दिया, ठीक है। दोनों तरंगों को लास्ट में M1 M2 नाम दे दिया, ठीक है। इसके बाद अपन इस त्रिभुज में देखें तो ये तो पूरा होता है 90, क्योंकि ये नॉर्मल है, ये हो गया एंगल आई आपके पास, तो ये कितना बचेगा 90 माइनस आई, ठीक है। और ट्राइंगल का ये एंगल 90 का है, ये 90 माइनस आई, तो ये आई बचेगा, ठीक है। तो ये एंगल आपके पास आई है, इसके अंदर साइन आई लगा दो। साइन क्या होता है, लंबटीकरण होता है, ठीक है, लंबटीकरण होता है। आई के सामने वाला लंब P1Q करण 90 के सामने P1 P2, ठीक है। P1 P2 को आप दो भागों में लिख सकते हो, P1 R R P2, P1 R R P2, ठीक है। अब क्या करोगे आप, इसको साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। P1 R R P2 का मान इसके अंदर रख दोगे तो आपके पास P1 Q का मान आ जाएगा, जो कि अपने यहाँ पर रख सकते हैं। P1 R R P2 कैसे निकालेंगे, दो त्रिभुज देखो C2 P1 R व त्रिभुज R P2 C2, C2 P1 R C2 P1 R R P2 C2, इन दोनों त्रिभुजों के अंदर बड़े वालों, ठीक है। अपने tan R निकालते हैं। tan क्या होता है, लंबटी आधार, R एंगल ये है, इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, ठीक, आधार हो जाएगा आपके पास ये है आधार, आधार कितना है T है, ठीक है। दोनों में T लिख दिया, और जो लंब है आपका इसके लिए P1 R, इसके लिए R P2 P1 R, ठीक है। यहाँ से अपने पास इन दोनों का मान आ जाएगा, जो कि अपने यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ पर रखने के बाद अपने पास इक्वेशन आ जाएगी ये वाली, P1Q = 2T tan R sin I, sin I यहाँ पे था, दोनों जुड़ के 2T tan R हो जाएंगे। इसके बाद इन्हीं सेम दोनों त्रिभुजों से अपने cos R निकाल लेते हैं, ठीक है। इससे cos R निकालो, इससे cos R निकालो। cos क्या होता है, आधार बटे करण होता है। R ये है, आधार कौन सा होगा इसका, ये बटा करण ये वाला, जो कि अपने को यहाँ पे चाहिए, इसीलिए अपने कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा T, करण का मान अपने निकाल लेते हैं, T करण cos, T करण cos, T करण cos, दोनों त्रिभुजों में P1 C2 P2 C2 हाइपोटेन्यूस, ठीक है। P2 C2 दोनों का मान आप इस इक्वेशन में पुट कर दो, यहाँ से भी इसमें पुट कर दो, तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, टोटल जो पाथ डिफरेंस है वो, ठीक है। tan को अपने sin I अपॉन में R लिख देंगे, sin R अपॉन में cos R लिख देंगे, सॉरी, और म्यू को sin I अपॉन में R लिख देंगे। इसको सोल्व करो, कॉमन ले लो, cos सॉरी व्युत्पन्न ले लो, एलसीएम cos R sin R, ये सेम टू सेम, इसको मल्टीप्लाई करो sin R से, sin स्क्वायर R हो गया, sin I 2t sin I कॉमन ले लो इसमें से, ऊपर वाले में से कितना बचेगा, ये होता है cos sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर R बराबर 1, तो ये cos स्क्वायर हो जाएगा, cos स्क्वायर इस पर लिख दो, cos से cos कैंसिल, sin I अपॉन में R वापस म्यू लिख दो, तो पाथ डिफरेंस आ जाएगा 2t म्यू cos R, ठीक है। अब इसके बाद अपनी बात करते हैं इस, ये तो पाथ डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो अपने पास जो इंटरफेरेंस होगा वो दो तरीके का होगा, संपोजिटिव और विनाश, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। एक तो आपके पास जो डार्क फ्रिंज बनेगी और दूसरी लाइट फ्रिंज बनेगी, ठीक है। तो जो आपके पास है लाइट फ्रिंज बनेगी उसके लिए पाथ डिफरेंस n लैम्डा होना चाहिए, इसके बराबर होगी तो इक्वेशन आ जाएगी ये वाली। यहाँ पर ध्यान रखना भी स्टोक्स का नियम केवल विरल से सघन माध्यम में लगता है, विरल से सघन पे लगता है, परंतु सघन से विरल पे नहीं लगता, ठीक है। मतलब पाथ डिफरेंस नहीं आता, लगने का मतलब ये है कि पाथ डिफरेंस नहीं आता है, यहाँ पर कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं आ रहा है,
तो ये इतना ही होगा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा लैम्डा बाई 2 नहीं रखेंगे। और विनाशी व्यतिकरण के लिए ठीक है 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। n यहाँ पर ध्यान रखना भी n बराबर 1 2 3 4 ये वाले ही हैं बस, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास। अब देखो ये दोनों समीकरण आपके पास आगे इंटरफ्रेंस के लिए, ठीक है, कंडीशन आ गई, ठीक है। अब यदि अपने वास्तव में जो रियल में बेरी लाइन में जो इंटरफ्रेंस देखते हैं सब उनके बल्ब सॉरी जो बुलबुला है उसका उसके अंदर 7 रंग दिखाई देते हैं, फिल्म पे 7 रंग दिखाई देते हैं, वो दिखाई देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब आपके पास अपवर्तन होगा तो अलग अलग प्रकार के अपवर्तन के कारण थोड़ी थोड़ी दिशा अलग हो जाएगी, देखिए अलग हो जाएगी ना, और एक निश्चित पैटर्न बनेगा आपके पास विबग्योर जैसा, ठीक है। और सभी है जो अलग अलग व्यक्तिगत प्रतिरूप दिखाएंगे, आर वाले के साथ, ओ वाले के साथ, ओ वाले के साथ, ऑरेंज ग्रीन ब्लू इंडिगो वायलेट जो भी है अलग अलग जो विवर्तन प्रतिरूप दिखाएंगे। कैसे? मान लीजिए जो फर्स्ट है जो आर के लिए है, दूसरी ओ के लिए, ये वाई के लिए, ये ग्रीन के लिए, ये ब्लू के लिए, ये इंडिगो के लिए, और ये आगे वायलेट के लिए, ठीक है, ये वायलेट के लिए। तो उसके बाद जो उसकी जो सेकंड जो अत्यारोपित होने वाली तरंग है जो कि ये वाली, पहली ये दूसरी ये वाली इसके साथ संगति होगी इनके, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर मान लो रेड के लिए ये बोल रहे हैं तो डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट इस तरीके से बनता जाएगा। तो ये जो आपके पास पैटर्न बनेगा पूरा का पूरा, यहाँ पर जो रेड के लिए दीप्त, ग्रीन के लिए दीप्त, वायलेट के लिए दीप्त, इस तरीके से ये जो सारा पैटर्न होगा पूरा का पूरा, ठीक है। ये होगा आपके पास स्पेक्ट्रम का, ये भी 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 स्पेक्ट्रम का, इस तरीके से बनता जाएगा, ठीक है। अलग अलग रंग आपके पास इस तरीके से दिखाई देंगे, ठीक है। वैसे इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है टॉपिक के अंदर, वो मैं ऐसे था, ठीक है। तो ये आपके पास है जो फिल्म है उसका वो रीन से दिखाई देगी आपको, ठीक है। इसके बाद